नमस्कार बच्चों, हम लोग जो चैप्टर 2 है आपकी बुक का वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पाचन तंत्र देख चुके हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बाद हृदय वगैरह की संरचना पढ़ने के बाद हम लोग जो नया तंत्र शुरू करने वाले हैं वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो उत्सर्जन मतलब होता है निकालना। उत्सर्जित करने का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी टर्म में बात करते हैं नॉर्मल, तो होता है निकालना। तो यहाँ पर ये तंत्र है, तंत्र का मतलब आपको पता है क्या कहेंगे? अंगों का समूह। तो ऐसा जो तंत्र है या ऐसा अंगों का समूह है जो उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर निकालता है। अब क्या बाहर निकालता है? अवशिष्ट। क्या निकालता है? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब व्यर्थ पदार्थ। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रियाओं का क्या मतलब है? यानी अगर सपोज ये बड़ा अणु है, ये किस में टूट रहा है? छोटे अणुओं में। ठीक है, तो ये जो काम के अणु है वो तो बनेंगे, प्लस हमारे पास व्यर्थ जो प्रोडक्ट है वो भी बनेगा। उसके अलावा सपोज यहाँ पर ये छोटे छोटे अणु हैं, ये जुड़कर क्या करेंगे? बड़ा अणु बनाएंगे, तो इसके साथ कुछ व्यर्थ भी निकलेगा। तो ऐसी जो क्रियाएं हमारे अंदर चलती रहती, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंबाइंडली छोटे अणु से बड़े अणु बनना, बड़े से छोटा अणु बनना, इसे हम कहेंगे उपापचय क्रियाएं। तो उपापचय क्रियाओं की वजह से कुछ अवशिष्ट बनते हैं या व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज वो हमारे शरीर पे क्या करते हैं? बुरे प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा अंगों का समूह जो कि शरीर से अवशिष्ट या व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, वो हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और ये अवशिष्ट कैसे बनता है? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। आ रही बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक नाइट्रोजनीय अवशिष्ट होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। कौन कौन से नाइट्रोजनीय अवशिष्ट है? यानी जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है, तो उन्हें क्या कहेंगे? नाइट्रोजनीय अवशिष्ट। कौन कौन से हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इनमें नाइट्रोजन होती है उपस्थित और ये अवशिष्ट होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ये कैसे बनते हैं? तो प्रोटीन या एमिनो अम्ल, प्रोटीन आपको पता है, और ये जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही बनते हैं। तो जो प्रोटीन होता है और जो एमिनो अम्ल होते हैं वो टूटते हैं, तो क्या बनती है? अमोनिया बनती है। अब अमोनिया को कुछ जीव, क्योंकि अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ये इजीली पानी में घुल जाती है, तो वैसे जीव जो क्या करते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि पानी वहां पर बहुत सारा है। समुद्री जीव जैसे कि अस्थि, जिनका ऐसी मछलियां जिनका शरीर अस्थियों से बना है, तो अस्थिल मछलियां वगैरह, जो कुछ प्रोटोजोआन्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके पास, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए क्या है? पानी की अत्यधिक आवश्यकता है, तो वो पानी के अंदर मिश्रित करके यूं का यूं अमोनिया को शरीर से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे जीवों को अमोनियोटैलिक जीव कहा जाता है। आगे बात समझ में? दूसरा कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है यूरियोटैलिक जीव। तो ये यूरियोटैलिक जीव क्या होते हैं? देखो, इनमें भी सेम प्रोटीन हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ये टूटा, अपघटन हुआ, अमोनिया में चेंज हुआ, लेकिन ये इस अमोनिया को किसमें चेंज कर देंगे? यूरियोटैलिक है, दैट मीन्स किसमें चेंज करेंगे? पहले यूरिया के अंदर चेंज करेंगे, जैसे मनुष्य करता है। मनुष्य के यकृत के अंदर क्या होता है? यूरिया बनता है ना। फिर उसके बाद किडनी छानती है इसको और मूत्र में क्या करती है? बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदला, किसने बदला? यूरियोटैलिक जीवों में। और ये वो जीव होते हैं जिन्हें पानी तो होता है जिनके पास, लेकिन पानी यानी H2O इक्वल मात्रा में होता है, न ज्यादा कम होता है न ज्यादा अधिक होता है, न ज्यादा होता है न कम होता है। ऐसी कंडीशन में जो रहने वाले जीव होते हैं वो यूरियोटैलिक है। तो मनुष्य क्या है? एक यूरियोटैलिक जीव है, यानी अपने नाइट्रोजनी अवशिष्ट को किस रूप में बाहर निकालता है? यूरिया के रूप में। यानी ये जो प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बन रही है, इसको ये किस में बदल रहा है? यूरिया में बदल रहा है। फिर उसके बाद थर्ड आता है यूरिकोटैलिक। ये जो जीव है वो यूरिक अम्ल के रूप में अवशिष्ट को क्या करते हैं?
बाहर निकालते हैं। आगे बात समझ में? इनमें भी ऐसा होगा, प्रोटीन एमिनो अम्ल का अपघटन होगा, अमोनिया बनेगी और उसको एक किस पे चेंज कर देंगे, यूरिक अम्ल के अंदर। किसमें? यूरिक अम्ल में। और यूरिक अम्ल जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता। तो ये जो जीव होते हैं यानी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, जैसे कि रेगिस्तान, पानी जीवों को नहीं मिलता। रेगिस्तान में अधिकतर आप देखते हो सरीसृप होते हैं, सांप वगैरह, ये ऐसी चीजें जो होती है, ऐसे जीव जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अपने शरीर से नाइट्रोजनीय अवशिष्ट को किस रूप में निकालते हैं, यूरिक अम्ल। तो पानी तो होता नहीं है, तो ऐसे गोलियों के रूप में अवशिष्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं पीडीएफ के रूप में, आप उसको लिखना और अच्छे से पढ़ लेना उदाहरण सहित। तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव कैसा है, यूरियोटेलिक है, मतलब ये क्या करेगा, अमोनिया को किस में बदलेगा, यूरिया में। और यूरिया जो है वो पानी के अंदर मिक्स होता है, तो हमारा जो मूत्र होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, यूरिया। आगे बात समझ में? तो इस यूरिया को शरीर से यानी इस अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र। किन किन भागों से मिलकर बना होता है, पहला होता है वृक्क, दूसरी होती है मूत्रवाहिनी, तीसरी होती है मूत्राशय और चौथा होता है मूत्रमार्ग। ये जो आप देख रहे हो सेम के आकार की ये 2 वृक्क है। फिर आती है ये नलिकाकार पतली सकड़ी संरचना जो कि हमारी मूत्रवाहिनी है। फिर आ गई मूत्राशय और लास्ट आपको एक पतली सी नली जैसी संरचना दिख रही है जो मूत्राशय से निकल रही है, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनसे मिलकर क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र बनता है। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर इसका कोई मैटर दिया हुआ नहीं है, बट इनका जो मैंने मैटर आपको नोट्स में दिया है वो आपको जरूर से नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए आ गया तो आपके बुक में तो सिर्फ नाम दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो जो मैटर मैंने दिया है आपको कल नोट्स में उसे आप अच्छे से नोट डाउन जरूर करें। तो जो वृक्क होती है छोटी होती है, सेब के आकार की होती है, इस तरीके से। आ गई बात समझ में? उसके बाद इसका बाह्य सर उत्तल होता है, उत्तल मतलब उभरा हुआ होता है। छोटी क्लासेस में आपने उत्तल और अवतल लेंस पढ़े होंगे, है ना, दर्पण पढ़े होंगे। तो ये उभरा हुआ है और अंदर की तरफ कैसी स्थिति होती है, इसकी अवतल होती है। आ गई बात समझ? फिर आती है दाई जो किडनी होती है, यानी मेरा दाया कौन सा है, अगर आप देखते हो तो ये वाला। तो ये जो किडनी होती है वो थोड़ी सी आगे होती है और ये किडनी जो होती है बाई वाली ये थोड़ी पीछे की ओर होती है। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद ये किडनी कहाँ पाई जाती है, ये वाला जो हमारा रीजन होता है, इस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारा होता है उदर गुहा का रीजन। तो उदर गुहा के ये पृष्ठीय भाग आप जो देख रहे हैं उसमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कशेरुक दंड यानी ये रीढ़ की हड्डी जो है उसके दोनों ओर 2 किडनियां पाई जाती है, गहरे भूरे रंग की होती है। किडनी की जो ब्रीफ इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हम लोगों को पूछी जा सकती है। तो इस टॉपिक यानी इस उत्सर्जन तंत्र को देखने के बाद हम जो वृक्क की आंतरिक संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो किडनी होती है उसके ये अंदर का ये जो अवतल भाग आप देख रहे हो, यहाँ पर एक छिद्र होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम कहा जाता है, या इसे नाभि के नाम से जाना जाता है, वृक्क नाभि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई है। तो ये हाइलम से मूत्रवाहिनी क्या करती है, इस तरीके से किडनी के अंदर प्रवेश करती है। आगे बात समझ में? तो ये मूत्रवाहिनी इस हाइलम या इस नाभि से किडनी में प्रवेश करती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है। आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा वृक्क। फिर आती है मूत्रवाहिनियां। तो पतली सकरी जो है 2 नलिकाकार संरचना होती है जो कि किडनी और हमारे मूत्राशय को जोड़ने का काम कर रही है। किडनी जो होती है या वृक्क जो होता है वो मूत्र को छानता है, रक्त को छानता है और जितना भी यूरिया है उसको मूत्र के रूप में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है। तो इस किडनी से इस यूरिया युक्त मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाने का काम किसका है, मूत्रवाहिनी का है। ठीक है, 2 होती है संख्या में। फिर आता है ये मूत्राशय, ये आप देख रहे हो थैले के समान जो एक संरचना होती है वो होती है। ठीक है, उसके बाद इसके 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर।
इन 3 झिल्लियों से मिलकर ये मूत्राशय बनता है। और मूत्राशय के अंदर क्या किया जाता है? किडनी का काम है मूत्र निर्माण, मूत्र वाहिनी इसको लाके कहाँ डालेगी? मूत्राशय के अंदर। तो मूत्राशय के अंदर मूत्र का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इसकी जो बाह्य मध्य भित्ति आप देख रहे हो, ये अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियां जो होती है, ऐसी पेशियां होती है जिनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता है तो ये अरेखित पेशियां क्या करती है? मूत्राशय को सिकोड़ती है, उसकी वजह से मूत्र क्या होता है? बाहर विसर्जित हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आता है मूत्रमार्ग। ये मूत्राशय से एक पतली सी नलिका रूपी संरचना निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। इसके अंतिम सिरे पर एक छिद्र होता है, ठीक है, जिससे शरीर से मूत्र क्या होता है? बाहर निकलता है जब ये मूत्राशय भर जाता है। और इसके अंदर एक संकोचनी होती है, ठीक है, या हम बोलेंगे अवरोधनी होती है। मांसपेशी की बनी एक अवरोधनी होती है, पेशी की बनी। ये अवरोधनी क्या करती है? जैसे देखो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता रहता है। आगे बात समझ में? जैसे ही मूत्राशय पूरा मूत्र से भर गया है तो ये अवरोधनी शिथिल हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है। इससे मूत्र क्या होता है? ये जो छिद्र है उससे होता हुआ शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी संरचना हो गई मानव उत्सर्जन तंत्र की। इसके नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके बाद हम लोग जो संरचना पढ़ने वाले हैं वो हमारी है वृक्क की या किडनी की संरचना। तो ऊपर से जो पार्ट था वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किडनी के बारे में। तो देखो वृक्क जो है वो क्या है और क्या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग जो बात करते हैं वो किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। किडनी जो है उसके हम बेसिकली जो है 2 संख्या में होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके जो 2 मेन पार्ट होते हैं, पहला एक वृक्क संपुट पढ़ेंगे और जो इसके मुख्य भाग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा पहला वलकुट और दूसरा आता है हमारा मध्यांश। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि किडनी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो मे भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, वृक्क संपुट क्या होता है। जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये सेम के आकार की किडनी है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से एक आवरण पाया जाता है झिल्ली नुमा, इसे हम कहते हैं, ये आवरण जो दिख रहा है ना उसे हम कहेंगे वृक्क संपुट। ये जो मैंने डॉट 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 करके बनाया हुआ है इसके बाहर, तो ये जो होता है इसे हम वृक्क संपुट कहते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, और ये जो संपुट होता है उसके चारों ओर इस तरीके से एक झिल्ली पाई जाती है, दैट इज पेरिटोनियम झिल्ली। क्या कहते हैं हम? पेरिटोनियम झिल्ली। ये पेरिटोनियम जो है वो हमारी देह भित्ति, यानी हमारी देह भित्ति का मतलब है ये जो आप बाहर से यहाँ पर आपकी ये जो स्कीन दिख रही है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन है, तो ये हमारी जो भित्ति है इसको हम देह भित्ति कहते हैं। तो ये पेरिटोनियम जो है देह भित्ति से चिपकने में क्या करती है? किडनी को मदद करती है। नहीं चिपकेगी अगर किडनी तो वो तो नीचे गिर जाएगी। आगे बात समझ में? तो चिपकाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तो किडनी जो होती है उसको 2 रीजन्स में बांटते हैं हम इस तरीके से। ये बाहर अंदर वाला रीजन जो है और ये बाहर वाला, मतलब आप इस संपुट को हटा देते हैं हम इस तरह से, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अंदर वाले की। तो 2 पार्ट दिख रहे हैं, ये बाहर वाला जो दिख रहा है वो वलकुट कहलाएगा और ये अंदर वाला कहलाएगा मध्यांश। मध्य मतलब मध्यांश, वलकुट मतलब बाहर वाला एरिया। तो आप ये जो देख रहे हो ना ये वाला, ये पूरा ये पूरा रीजन ये इस तरीके से, ये पूरा हमारा किडनी का कौन सा पार्ट है जिसको मैं जिग कर रही हूं, ये हमारा कौन सा हिस्सा है? वलकुट वाला पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो वलकुट है वो क्या करता है? इस तरीके से कुछ उभार के रूप में मध्यांश में धसा रहता है। ठीक है, ये है वलकुट, लेकिन ये किसमें धसा हुआ? भाई मध्य वाला पार्ट तो क्या है? मध्यांश। तो ये जो धसा हुआ पार्ट है इसे कहा जाता है बर्टनी के स्तंभ। क्या बोला जाता है?
बर्टनी के स्तन, यानी ये जो आप निकला हुआ पार्ट देख रहे हो ना, ये है वल्कुट, लेकिन ये किस में धसा हुआ है, मध्यांश में धस गया है। तो ये जो धसे हुए हिस्से, इसे बोलते हैं हम बर्टनी के स्तंभ के रूप से हम जानेंगे। अब ये बर्टनी के स्तंभ की वजह से ये किडनी का मध्यांश जो है वो हमें ऐसे जो शंक्वाकार पिंड होते हैं उसके रूप में डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है, तो इन्हें हम कहेंगे पिरामिड। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना। ये मैं वल्कुट का जो मैंने आपको डिनोट करने के लिए गहरा किया था, मैं ये हटा रही हूं। तो हाँ, ये हमारा है वल्कुट, ठीक है, जिसको अभी मैंने रब किया है पूरा। तो ये जो वल्कुट है ये कहाँ धसा हुआ है, इस उभार के रूप में मध्यांश में धसा हुआ है। तो ये जो धसा हुआ हिस्सा है इसे हम बोलेंगे बर्टनी के स्तंभ। समझ आ गया? अब इसकी वजह से ये जो मध्यांश है वो हमें, ये देखो आप, ये शंक्वाकार पिरामिड दिख रहे हैं, है ना, जिसको मैंने पंख जैसा, आपको कल मैंने जो नोट्स दिए उसमें वो पंख के समान दिख रहा है, तो ये हमारे कहलाएंगे पिरामिड कहलाएंगे। है कुछ नहीं है, मध्यांशी है, जो कि बर्टनी के स्तंभ के कारण हमको जो है शंक्वाकार रूप में दिखने लग जाते हैं। अब आप देखो, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पर इसको समझते हैं तो ये तो हमारा हो गया बाह्य जो है वल्कुट हो गया, ये बर्टनी का स्तंभ हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया क्या चीज, पिरामिड। अब ये जो पिरामिड एक गुहा रूपी यानी एक खाली स्थान में स्थित है, इसे हम बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। अब ये जो कैलिक्स होते हैं वो सब कौन से हिस्से में खुलते हैं? श्रोणी या पेल्विस हम कहते हैं। और श्रोणी और पेल्विस क्या चीज होती है? हमने देखा था कि ये जो किडनी होती है उसके अवतल हिस्से पर एक छेद पाया जाता है जिसे हम हाइलम या नाभि कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मूत्रवाहिनी होती है उस छिद्र से क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये किडनी में जाने के बाद ये चौड़ी हो जाती है। तो मूत्रवाहिनी का किडनी के अंदर ये हिस्सा जो चौड़ा वाला है, ये आप देख रहे हो, ये मूत्रवाहिनी है। ये किडनी के ये वाला जो छेद आप देख रहे हो, ये यहाँ पर, और यहाँ पर किडनी खत्म हो रही है। तो ये जो छेद देख रहे हो ये तो हमारा है हाइलम। अब मूत्रवाहिनी इससे प्रवेश कर रही है और अंदर जाके यहाँ पर ये देखो आप लोग चौड़ी हो गई है। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइलम। है कुछ नहीं, मूत्रवाहिनी है, लेकिन किडनी में जाने के बाद क्या होगी? ये चौड़ी। तो हमने इसको पेल्विस या इसको श्रोणी कहेंगे। पेल्विस या श्रोणी नाम हम लोग इसको दे देंगे। आ रही बात समझ में? मैंने गलत लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। ये श्रोणी है, श्रोणी या पेल्विस कहेंगे हम। हाइलम तो ये छिद्र है, ठीक है, जिससे ये मूत्रवाहिनी अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक, अब इस हाइलम के थ्रू सिर्फ मूत्रवाहिनी प्रवेश नहीं करती, यहाँ पे रक्त जो धमनी है वो भी प्रवेश करती है, शिरा भी प्रवेश करती है और लसिका वाहिनी भी प्रवेश करती है। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी हो गई किडनी की आंतरिक संरचना। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वल्कुट जो होता है, वल्कुट एक्चुअली जैसे अभी मैं इस किडनी की बात करूं तो ये जो वल्कुट वाला हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा, किडनी की जो कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है वो आप लोग पढ़ चुके हो 9th के अंदर, वृक्राणु या नेफ्रॉन कहलाती है। कंफ्यूज मत होना, वृक्क तो कहते हैं किडनी को, और वृक्राणु यानी वृक्क का निर्माण करने वाले अणु, उन्हें हम वृक्राणु कहेंगे या नेफ्रॉन। यानी जो किडनी होती है उसके अंदर ये जो किडनी पूरी बनी हुई है वो बनी किसकी है? तो ये आप जो नेफ्रॉन देख रहे हो, जो आपने 9th में जिसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमन संपुट होता है, दोनों मिलके मेलपीकी काय कहलाते हैं। फिर यहाँ पर एक ग्रीवा होती है जो कि ब्रोमन संपुट से निकलती है। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है जिसे पीसीटी कहते हैं। फिर दूरस्थ नलिका होती है जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। संग्रहण नलिका और हेनले लूप होती है। तो ये हमारी जो नेफ्रॉन होते हैं वो कई सारे नेफ्रॉन मिलकर, यानी 10 लाख के करीब इनकी संख्या होती है। ये नेफ्रॉन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? किडनी का। यानी एक नेफ्रॉन नहीं होते, बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो आप वल्कुट वाला हिस्सा देख रहे हो उसमें नेफ्रॉन के कौन से हिस्से होते हैं? पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, और मेलपीकिकाय मतलब ये जो ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट होते हैं वो हमेशा कहाँ अरेंज होंगे?
वलकुट के अंदर, किडनी के वलकुट वाले भाग में होंगे। और मध्यांश में क्या पाया जाएगा, इन नेफ्रॉन का हेनले लूप पाया जाएगा। और ये संग्रहण नलिका किस हिस्से में आएगी, मध्यांश के अंदर पाई जाएगी। मेलपीगिकाय की वजह से अगर हम लोग वलकुट वाले हिस्से को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कणिकामय है, यहाँ पे कण कण होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा गहरा होता है कंपैरेटिव टू मध्यांश वाला हिस्सा। आगे बात समझ में। तो ये हमारा हो गया किडनी की आंतरिक संरचना। नोट्स दे दिए हैं, पढ़ लेना, कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है बुक में इसके बारे में। अब जो हम नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो वृक्राणु या नेफ्रॉन को पढ़ने वाले हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ना इसकी स्ट्रक्चर। चलो, उत्सर्जन तंत्र में जो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो हमारा वृक्राणु या नेफ्रॉन है। 9th में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। यानी वृक्क हमारा जो क्या करता है, रक्त को छानता है। रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी अवशिष्ट, यानी मनुष्य में हम बात करें तो यूरिया है ना, यूरिया को रक्त से अलग करने का काम करता है। तो ये काम है कहने को कर रहा है किडनी, लेकिन किडनी बनी किसकी है, नेफ्रॉन की या वृक्राणु की। ठीक है, तो ये वृक्राणु जो है वो इसके क्या कहलाएंगे, कार्यात्मक इकाई। और संरचनात्मक, क्योंकि किडनी का निर्माण लगभग 10 से 12 लाख वृक्राणु मिलकर करते हैं, इसलिए वृक्राणु को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाती है वृक्क की। नाम देखो, वृक्राणु, वृक्क का अणु, यानी ऐसे अणु जो वृक्क का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में। इन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। हमारे मनुष्य में किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख जो वृक्राणु है वो पाए जाते हैं। कार्य इनका है नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया को रक्त से अलग करना, यानी छानना, और किसका निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। ये कार्य है किसका, वृक्राणु का। अब वृक्राणु के भाग हम लोग देखते हैं तो देखो, सबसे पहले आता है मेलपीगिकाय। मेलपीगिकाय जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट। या आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये इस तरीके से, ये एक प्यालेनुमा संरचना आपको जो दिख रही है वो तो है क्या, बोमन संपुट। और इसके अंदर ये इस तरीके से इधर और इधर ये आपको गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, वो है हमारा ग्लोमेरुलस। आगे बात समझ में। अब मैंने 2 इस तरीके की धमनिकाएं यहाँ बनाई है। तो जो बोमन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है जिसकी वजह से बनता है, तो जो धमनिका आती है, आने के बाद यहाँ गुच्छा बना लेती है, तो ये धमनिका कहलाती है अभिवाही। और ये होगी अपवाही। ठीक है, अपवाह तंत्र आप पढ़ते हो तो अपवाह का मतलब क्या होता है, ले जाना। मतलब जो निकल गई धमनिका वो अपवाही धमनिका कहलाएगी। और कोई आपको बुलाता है तो आप क्या बोलते हो, मम्मी भी आपको बुलाती है तो अभी आई मम्मी। तो जो अभिवाही है वो क्या करती है, बोमन संपुट में प्रवेश करने वाली धमनिका है, याद रखने का तरीका है। तो अभिवाही धमनिका प्रवेश करती है, गुच्छा बना लेती है, और फिर अपवाही धमनिका के रूप में बोमन संपुट की गुहा से बाहर निकल जाती है। तो ये बोमन संपुट हो गया, प्यालेनुमी संरचना है। अब इस अपवाही धमनिका के अंदर रक्त आता है। ये रक्त को जो है छन कर, जो भी जितना भी छनित्र होता है वो किसकी गुहा में आएगा, बोमन संपुट की गुहा में आएगा। इसके पीछे एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे ग्रीवा बोला जाता है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद इस तरह से कुंडलित एरिया होता है जिसे हम समीपस्थ नलिका बोलते हैं, समीपस्थ या प्रॉक्सिमल पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, जो है पीसीटी होती है जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी जो आने वाली है वो क्या है, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका प्रवेश करके ग्लोमेरुलस बनाती है और वापस बाहर निकलती है बोमन संपुट की इस गुहा से, तो इसे बोलेंगे अपवाही धमनिका। आगे बात समझ में। फिर ये प्याले रूपी संरचना, ये हमारा बोमन संपुट है, इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा है वो ग्रीवा है। और फिर आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो जब भी आप बनाएं, नाम है इसका कुंडलित, तो आपको ऐसे कभी भी सीधा नहीं बनाना, बच्चे गलती कर देते। आपको इसको कैसे बनाना है, हमेशा कुंडलित बनाना है। तो ये ग्रीवा के जस्ट बाद या हम कहें बोमन संपुट के बाद जो नलिका रूपी संरचना पाई जाती है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, वृक्क के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं ये दोनों पार्ट, मेलपीगिकाय का निर्माण किससे हो रहा है, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों कंबाइंडली। अगर मतलब इस स्ट्रक्चर को, मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को बात करूं तो मैं मेलपीगिकाय कहूंगी। ठीक है, किस किस को,
ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को कंबाइनली, ठीक है। तो मेलपीगी काय और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो हमारी किडनी होती है उसका बाहरी हिस्सा जिसको हम वल्कुट कहते हैं उसमें पाया जाता है। अब ये जो है नलिका होती है उसमें घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। 9th में आपने उत्तक के प्रकार पढ़े, घनाकार यानी घन के आकार की इसकी कोशिकाएं होती है। मैथ्स के अंदर घन पढ़ते हैं ना, भुजाएं बराबर होती है, तो वो घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ उंगली नुमा सुषमांकुर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुषमांकुर। तो रक्त में से छनकर अगर यूरिया के साथ अपशिष्ट आ जाता है तो ये वापस उसको अवशोषित करने का काम जो है वो करता है समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला हिस्सा। और कितना अवशोषित होता है? पूरे छनित्र का 2 से 3% जितना भी वापस अवशोषित, यानी जो मूत्र आया उसके साथ जो यूरिया आया उसके साथ कुछ उपयोगी ग्लूकोज, विटामिन ये सब आ जाते हैं, जल वगैरह अत्यधिक मात्रा में, तो उनको वापस लेके रक्त के अंदर क्या किया जाता है? डाला जाता है। तो ये काम कौन करता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर आता है आपको यू आकार की ये स्ट्रक्चर दिख रही है वृक्काणु में, इस यू आकार की संरचना को हम कहेंगे हेनले लूप। इसके 2 भाग होते हैं, अवरोही और आरोही। अवरोहण करना मतलब नीचे उतरना, आरोहण मतलब चढ़ना। तो ये वाला हिस्सा इसका क्या हो गया? अवरोही। और ये आरोहण यानी चढ़ना, इसको हम क्या बोलेंगे? आरोही। तो डिफरेंस क्या है? अवरोही जो होता है वो शल्की उपकला से बना होता है। शल्की का मतलब होता है इसकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा ऐसे चपटी चपटी होती है। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद आरोही का मतलब घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ आया? फिर आता है दुरुस्त कुंडलित नलिका जिसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दुरुस्त कुंडलित नलिका भी सेम जो समीपस्थ कुंडलित नलिका बनी है उसी उत्तक से बना होता है। मतलब किससे बना होगा? घनाकार उपकला उत्तक से बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर जल का अवशोषण करता है, हम वो मूत्र निर्माण की क्रिया के अंतर्गत इसको देखेंगे। फिर आती है लास्ट में संग्रहण नलिका। दुरुस्त कुंडलित, देखो ग्लोमेरुलस था, उसके बाद बोमन संपुट, बोमन संपुट के बाद एक छोटा सा हिस्सा आया उसको हमने ग्रीवा बोल दिया। उसके बाद जो नली की ये हिस्सा आया वो आया समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर यू आकार का आया क्या चीज? समीपस्थ नलिका जो है वो किसमें चेंज हो गई? हेनले लूप में, जिसके 2 भाग थे, अवरोही और आरोही। फिर ये किसमें जाके बदले? दुरुस्त कुंडलित नलिका। और दुरुस्त कुंडलित नलिका जो है वो किसमें जाके ऐड हुई? इस रूप में चेंज हुई, संग्रहण नलिका के अंदर जाकर खुली। यानी दुरुस्त कुंडलित नलिका तक जो भी मूत्र बनेगा उसको किसमें डाला जाएगा? संग्रहण नलिका के अंदर डाला जाएगा। बहुत सारी संग्रहण नलिका होती है। हर एक नेफ्रॉन जो होता है या हर एक वृक्काणु होता है, कितने हम वृक्काणु मान रहे हैं किडनी के अंदर? 10 से 12 लाख। तो सबकी क्या होगी? संग्रहण नलिका होगी। तो ये संग्रहण नलिकाएं जो होती हैं, जितनी भी नेफ्रॉन होती हैं उनकी संग्रहण नलिकाएं जो हैं वो मिलकर, यानी संग्रहण नलिकाएं जो है कितने हैं? सारे नेफ्रॉन जो हैं उनकी संग्रहण नलिकाएं मिलकर किसमें खुलती है? बेलेनाई वाहिनी बनाती है। क्या बनाती है? मिलकर क्या बनाती है? बेलेनाई वाहिनी। और ये बेलेनाइन वाहिनी जो होती है वो जाकर किसमें खुलती है? वृक्षोणी। वृक्षोणी हम किसको बोल रहे थे? पढ़ाया भी हमने कि ये जो वृक्क होता है इसकी जो मूत्र नलिका होती है उसका चौड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? श्रोणी। तो जितने भी नेफ्रॉन हैं उनकी वो मिलकर क्या बनाएगी? कई सारी जो वृक्काणु हैं उनकी संग्रहण नलिका मिलकर बनाएगी बेलेनाई वाहिनी। और ये बेलेनाई वाहिनी किसमें खुलेगी? वृक्षोणी के अंदर जाकर खुलेगी। और ये वृक्षोणी जो है वो किसमें खुल रही है? आपको पता है आगे जाके मूत्र वाहिनी कहला रही है। तो मूत्र वाहिनी जाके मूत्र को किसमें डाल देगी? फिर मूत्राशय में डाल देगी। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया। फिर आता है वासा रेक्टा। क्या होता है? तो यहां पर अब इन सारे हिस्सों को आप भूल जाएं। तो क्या होता है? देखो ये आपको सारे पार्ट दिख रहे हैं। अभी मैंने बोला था कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसका निर्माण कौन करता है? ये जो अभिवाही धमनिका होती है ये किसमें प्रवेश करती है? इस बोमन संपुट के अंदर प्रवेश करती है, गुच्छा बना लेती है और अपवाही धमनिका के रूप में क्या करती है? बाहर निकलती है, ठीक है। अभी अपवाही धमनिका इसके चारों ओर, यानी ये जो हमारा वृक्काणु दिख रहा है इसका ये जो नलिकी पार्ट दिख रहा है, नलिकी पार्ट इन द सेंस समीपस्थ कुंडलित नलिका, दुरुस्त कुंडलित नलिका, संग्रहण नलिका, इसके चारों ओर क्या बना लेता है? एक जाल बनाता है।
आ गई बात समझ में? तो इसे हम बोलेंगे परिनलिकीय जाल। क्या बोलेंगे? परिनलिका जाल। तो ये परिनलिका जो जाल है वो आप हेनले लूप की शेप कैसी है? यू आकार की। तो ये इसके ऊपर भी एक यू आकार का क्या करता है? जाल बनाता है। किसके ऊपर? हेनले लूप के ऊपर। जिस हिस्से को हम इस जाल को हम बोलेंगे वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। समझ आ गई बात कि ये जो अपवाहित अभिवाही तो आती है, ग्लोमेरुलस बनाती है और अपवाही धमनिका के रूप में बाहर निकालती है। फिर ये जो अपवाही धमनिका है ये क्या करती है? जाल बना लेती है पूरी ये नेफ्रॉन के चारों ओर, जो भी इसकी नलिका रूपी संरचना है वहां पर। लेकिन स्पेसिफिक बात ये है कि ये जो हमारा हेनले लूप दिख रहा है उसके ऊपर ये कैसी शेप बनाती है? उसके ऊपर ये यू आकार की शेप बनाती है, यू आकार का जाल बनाती है। इस जाल को हम बोलेंगे वासा रेक्टा। तो ये हमारी हो गई वृक्राणु की संरचना। और उसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा है मूत्र निर्माण। तो मूत्र निर्माण हम आज तक के लिए तो इतना ही है। आप इसकी स्ट्रक्चर लर्न करें, कहाँ समीपस्थ नलिका होती, कहाँ दुरुस्त होती है, यह आपको याद रहेगा, तभी आपको मूत्र निर्माण की क्रिया जो है वो समझ में आएगी। तो इतना आप लर्न करें। आज का कल का मिलाकर नोट्स जो है आपको दे दिए जाएंगे वृक्राणु की संरचना का। उसके बाद आपको जो है कल हम लोग मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारी बात समझ में